उस एरिया के अंदर सर 380 मिलियन टन के रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और सर वाह। ये सारे जो इस्तेमाल होते हैं वो किसमें होते हैं? सोलर पैनल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में। कहते हैं कि अगर ये माइनिंग 25 से अगर ये वायबल होती है और 26 से ये माइनिंग फुल स्केल शुरू करती है इंडिया, तो इंडिया के अगले 100 साल के लिए रिजर्व्स की कोई कमी नहीं। अगले 100 साल तक वो इंडिया अकेला इतना उसके पास रॉ मटेरियल होगा कि वो पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकता है 100 साल के लिए। हाँ, पर पॉलीमेटेलिक नूडल्स या अपार्ट फ्रॉम ऑयल और गैस के अलावा अगर समंदर से कोई और माइनिंग हो रही है तो उसके अंदर इंडिया पहला मुल्क है। और वो कोई अभी से शुरू नहीं किया, 81 से शुरू किया, आपको मैंने पूरा बताया। 81 है, फिर 82 है, 87 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर का खिताब भी मिला। हम लोग बात करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं यार श्रीलंका की मदद क्यों कर रहा है इंडिया, इसके डिप्लोमेटिकली फायदे क्या होंगे? फाइनेंशियल फायदा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सर यही तो होता है डिप्लोमेटिक फायदा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद है दिव्य कुमार जी। टाइम वेस्ट किए बगैर इनको वेलकम कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जी फर्स्ट शुक्रिया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। अच्छा सर, आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बोला जाता है कि जी फलां हिस्से में कोयला निकला है, फलां हिस्से में ऑयल निकला है, फलां में ये चीज निकली है। लेकिन वो कुछ अरसे बाद खबर गायब हो जाती है। जैसे चिन्योट के अंदर हमें बताया गया था तांबा बहुत ज्यादा है, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। तो इंडिया के अंदर एक खबर सुनने में मिली है कि इंडिया ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर तहकीकात करने जा रहा है, बल्कि कर भी रहा है इसके ऊपर। ये क्या खबर है, जरा हमारे जानने वालों को, डीप ओशन मिशन के नाम से जो एक मिशन स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर, इसकी डिटेल बताइएगा हमें। देखें, जो डीप ओशन मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये मिशन शुरू किया गया है इंडिया में। और सिर्फ सिर्फ इस मिशन का एनुअल जो बजट है वो 8,000 करोड़ है, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर बनता है सालाना, सिर्फ इस एक मिशन का। मिनिस्ट्री का बजट नहीं बता रहा। इस मिशन के तहत इंडिया को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो समंदरों की अथॉरिटी की जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अलॉट किए हैं सेंट्रल इंडियन ओशन में, बेसिन में, कि आप इधर जाएं और अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स में माइनिंग वगैरह का है वो आप देखें, करें। तो इसके अंदर सर ये है कि ये 21 में शुरू हुआ था, 21 से, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 21 से ये 25 तक चलेगा। और इन 5 सालों में ऑपरेशन पहले बहुत सारे भेजे गए हैं, लेकिन अब क्या है, मेन ऑपरेशन भेजा जा रहा है। अब क्या है, बंदों को भेजा जाएगा नीचे 6 किलोमीटर नीचे समंदर के वाह। सतह तक। तो उसके जो व्हीकल है, व्हीकल जो उसके जिस सबमरीन में या जिसमें वो भेजेंगे पॉड में, उस पॉड का नाम रखा है मत्स्य 6000। वो इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उस इंस्टीट्यूट ने वो व्हीकल बनाया है इसरो और डीआरडीओ के साथ मिलके। उसके अंदर 3 लोग नीचे तक जाएंगे और सारा वो करके देखेंगे। इन 5 सालों के जो एक्सपेरिमेंटल मिशन का जो काम है, डेटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो नीचे अब भेजा जाएगा इसके अंदर ये देखना है कि यार अगर हम 25 के बाद माइनिंग, फुल स्केल माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या वो चीज वायबल है, क्या हमें समंदर से माइनिंग करने की कॉस्ट क्या है और खदान से या ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से इंपोर्ट करने की कॉस्ट क्या है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा वायबल करने के वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर हमारे अंदर खामियां क्या हैं, पॉड में क्या खामियां हैं, और मजीद हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या डेवलप करनी चाहिए, कि बाहर से आनी चाहिए, ऐसी बहुत सी चीजें। अब इसके अंदर सर जो माइन किया जाएगा, जो रिसर्च के थ्रू पता भी चल चुका है, इंडिया के सर जो क्या कहेंगे एरिया में, या इंडिया की अथॉरिटी के अंडर जितना भी समंदर का एरिया है, उस एरिया के अंदर सर 380 मिलियन टन के रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और सर वाह। ये सारे जो इस्तेमाल होते हैं वो किसमें होते हैं? सोलर पैनल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में। कहते हैं कि अगर ये माइनिंग 25 से अगर ये वायबल होती है और 26 से ये माइनिंग फुल स्केल शुरू करती है इंडिया,
तो इंडिया के अगले 100 साल के लिए रिजर्व्स की कोई कमी नहीं है। अगले 100 साल तक वो इंडिया अकेला इतना उसके पास रॉ मटेरियल होगा कि वो पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकता है 100 साल के लिए। इसके अलावा देखिए, आप इसके अंदर समंदर में ये मिनरल कहाँ से है? समंदर की सतह पे मिनरल पड़े हुए होते हैं। इनको आप ये नहीं होता कि समंदर के अंदर जाके पूरा माइन करते हैं, ये सतह पे पड़े होते हैं, आपको जाके वो उठा के इकट्ठा करके ऊपर लेके आने। वो लाना मुश्किल होता है, दूसरा सतह पे मिट्टी भी होती है, तो अब इसको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जाके अंदर खुदाई नहीं होती। अच्छा, क्या है कि खुदाई नहीं समंदर होती? के खुदाई नहीं होगी। ये एक अच्छी चीज है, इसमें खुदाई नहीं होगी कि आप सतह में जाके अंदर, जैसे ऑयल और गैस होते हैं ना समंदर से, जी। उसमें क्या खुदाई होती है, इसमें खुदाई नहीं है। ये समंदर की सतह पे पड़े हुए हैं। समंदर के अंदर प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर की वजह से पॉली मेटेलिक नूडल्स बन जाते हैं। तो वो जैसे इतना सा नूडल होता है, वो सर इतना सा नूडल होगा, तो उस इतने से नूडल, एक नूडल के अंदर ये सारे वो होंगे मिनरल। तो ऐसे नूडल्स को इकट्ठा करके निकाला जाएगा और रिफाइनरी में रिफाइन करके सारे मिनरल्स को अलग अलग किया जाएगा। यानी वहां तक पहुंचना मुश्किल है, वो उसकी गहराई कितनी है, वहां पर जाना कैसे है, ये चीजें बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। उसको उठाना या लाना फिर वहां पर मसला नहीं होगा। हाँ, वो इतना ज्यादा मसला नहीं है। और दूसरा ये हम्म। भी होता है ना कि क्या 12 महीने काम कर सकते हैं जिस जगह पे नूडल है? समंदर के हालात कैसे हैं वहां पर? क्या 24 घंटे काम कर सकते हैं अंधेरे में भी? ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो वो और देखते ये हैं कि कितनी दूर ऐसा। है, यानी कि ये भी देखना होगा ना कि ये साहिल से कितनी दूर है। हाँ, साहिल से कितनी दूर है, उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज है कि उसको निकालने की कॉस्ट क्या है और कितने हैं। ये हम्म। पता चले कि यार एक या 5 साल 10 साल की अगर जरूरत पूरी कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, ऐसा नहीं है ना। तो पहले उन लोगों ने पता किया कि भाई ये 100 साल की जरूरत पूरी करेगा, फिर बिलियन ऑफ डॉलर लगाए। तो मतलब वाइबिलिटी भी देखनी होती है, हर चीज ऐसे नहीं कि निकालना ही निकालना है, अगर पड़ा अच्छा, है ये तो बस कौन हमें सा तो चाहिए। एरिया कौन सा है? ये इसके नजदीकी जो शहर कौन सा लगता है इंडिया सर इसके नजदीकी जो लगेगा वो श्रीलंका और मालदीव के करीब का? बीच अच्छा। में आप समझ लें। हाँ, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। तो अंडमान से, अंडमान है, और इंडिया का जैसे वाइजैक समझ लें, विशाखापट्टनम हो गया, वाइजैक हो गया। तो तो ये पाकिस्तान सर इंडिया के कुछ, दरमियानी जो इलाका है वहां पर कुछ नहीं है resources वैसे? वहां पर एक है, लेकिन वहां पर उस, अच्छा हमारे ये इधर भी है, फर क्रीक पे। आप पता है आपको, पाकिस्तान इंडिया का फर क्रीक पे भी मसला है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। पाकिस्तान बोलता है पूरा फर क्रीक हमारा है, इंडिया बोलता है पूरा फर क्रीक हमारा है। अच्छा, उसमें भी कानूनी तौर पे वो भी पूरा इलाका इंडिया का है। जैसे कश्मीर कानूनी तौर पे इंडिया का है, वो भी इंडिया का है। उस पे भी फटा है, उस पे तो कोई बात ही नहीं करता, हर कोई कश्मीर पे ही लगा हुआ है। उधर थोरियम है, उधर थोरियम है, तो वहां से भी माइन किया जा सकता है समंदर के अंदर से, उधर थोरियम है। लेकिन वो अच्छा, डिस्प्यूट में तो उधर कोई काम नहीं होता। दुनिया इंडिया के अलावा दुनिया के और ममालिक भी इस तरह जो है वो माइनिंग कर रहे हैं, या या पहला मुल्क है इंडिया? देखें, दुनिया और में और मुल्कों ने माइनिंग अभी से शुरू की है, ठीक हम्म। है। इंडिया ने ये माइनिंग के ऊपर जो काम, सबसे पहले जो रिसर्च अपनी शुरू की थी 26 जनवरी 1981 तब की थी। अच्छा। जी, 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ने इंडिया को एरिया अलॉट किया था इंडियन ओशन में माइनिंग के लिए। India was the first country to receive the status of pioneer investor in deep sea mining in 1987. वाह। अब तक 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ये अपनी रिसर्च और अपनी जो भी एक्सप्लोरेशन है कर चुका है इंडिया। हम्म। माइनिंग के अंदर, अगर डीप सी माइनिंग की बात करें, दुनिया में है मुल्क, यूरोप ने भी शुरू किया, अभी कनाडा की एक कंपनी उसने शुरू किया है, अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन वो इतना आगे नहीं है माइनिंग के अंदर। अगर बात करूं, वो ऑयल और गैस की माइनिंग तो कर लेते हैं समंदर के अंदर, पर ऐसी माइनिंग के अंदर वो इतना आगे नहीं है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि यार उनके अंदर बाकी टेक्नोलॉजी तो है ही ना उनके पास। तो अगर वो चाहे तो वो तो कुछ महीनों के अंदर जाके शुरू कर सकते हैं ये माइनिंग। बात ये कि नहीं कर सकते, वहां पर एनवायरमेंटलिस्ट का बड़ा मसला है, जॉर्ज सोरोस का कबाल शुरू हो जाता है ना, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग आ जाती है, और ये तमाशे रोड पे उनके शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया इज द पाइनियर, और इंडिया दुनिया का पहला मुल्क है। वेरी ये गुड। बहुत सारे इंडियंस को भी नहीं पता होगा। तो जी, हमारे चैनल के तवज्जो से और आपकी वजह से हमारे जो इंडियन देखने वाले हैं उनको पता चल जाएगा आज
कि जी इंडिया दुनिया का पहला मुल्क है जो समुद्र से रिसोर्सेज निकालने वाला है मुल्क है। और भी मुल्क होंगे लेकिन इंडिया पहला मुल्क है। पॉलीमेटेलिक नूडल्स निकालने के लिए इंडिया पहला है। नहीं तो ऐसे तो फिर ऑयल और गैस भी समंदर से निकलते हैं, तो वो तो जी। हम पहला तो ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, हम्म, पर पॉलीमेटेलिक नूडल्स या अपार्ट फ्रॉम ऑयल और गैस के अलावा अगर समंदर से कोई और माइनिंग हो रही है तो उसके अंदर इंडिया पहला मुल्क है। और वो कोई अभी से शुरू नहीं किया, 81 से शुरू किया, आपको मैंने पूरा बताया। 81 है, फिर 82 है, 87 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर का खिताब भी मिला समंदर के अंदर। तो ये चीजें तब से चल रही हैं। आप देखें ना इंडिया में सर, देखिए बहुत अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सबमरीन या पॉड बनाया है जिसके अंदर 3 बंदे जाएंगे, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इंडिया है। के अंदर ही तैयार हुआ सर। जी 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 जी। सर ये इंस्टीट्यूशन इंडिया में 1993 में फॉर्म हुआ। और मैं हमने जैसे बात भी की है कि इतने इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, छोड़ ही दें, उनके नाम सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशन ना हो। सही। अच्छा हम आगे चलते हैं ये इसको कि इससे रिलेटेड ही एक श्रीलंका ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया था एलएनजी गैस का। पाकिस्तान खुद इंपोर्ट कर रहा है लेकिन वो पाकिस्तान को पता नहीं कैसे उसने ऑर्डर दे दिया था। अब वो ऑर्डर कैंसिल करके उसने इंडिया से राब्ता किया, ये क्या खबर है? देखें, पाकिस्तान की जो कंपनी है एंग्रो, ठीक है, जी। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो पाकिस्तान में भी इंपोर्ट तो एंग्रो ही करता है ना, बीच में होता है ना, कंपनी जी। इंपोर्ट करती है। जी। ठीक है। एक बात याद रखें, पाकिस्तान में अगर ऑयल इंपोर्ट हो रहा है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा डायरेक्ट वो कंपनी रिश्ते इंपोर्ट करती है वो? पीएसओ इंपोर्ट कर रही है, वो अलग बात है, पीएसओ गवर्नमेंट की है, पर वो कंपनी इंपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे एंग्रो है तो उसने क्या किया कि भाई उसने कतर से लेके हम पहुंचा देंगे श्रीलंका। तो ये एंग्रो का कंसोर्टियम है, पाकिस्तान चाइना एंग्रो कंसोर्टियम। उस कंसोर्टियम के अंदर वो उनके पास 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था श्रीलंका का, तो लास्ट 1 साल हो चुका है इसको। ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा गया, ऐसा भी नहीं कि शुरुआत में आखिर में, बीच में तोड़ा गया है। और इंडिया की 4 कंपनियों ने टेंडर जमा किए हैं, तो वैसे तो किसी एक इंडियन कंपनी को वो टेंडर मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं यार श्रीलंका की मदद क्यों कर रहा है इंडिया, इसके डिप्लोमेटिकली फायदे क्या होंगे? फाइनेंशियल फायदा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सर यही तो होता है डिप्लोमेटिक फायदा, ये इंडिया ने फायदा लिया डिप्लोमेटिक। तो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात तो अच्छे थे श्रीलंका के, फिर उसने ऐसा काम क्यों किया? सर ताल्लुकात अच्छे थे पर दोनों की नाव तो डूबती भी है ना। फिर अब हाँ, बंदा उसने बोला कि अपनी मेरे नाव पैसे की भी जाते सोचता ना है। रहे, मेरे पैसे हाँ। भी ना जाते रहे अच्छा, श्रीलंका। बाय द वे एंग्रो की गैस जो दे रहा था वो थोड़ी महंगी दे रहा था इंडियन कंपनी से, तो इसमें उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी है। मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का है, पर फर्क है। सही। क्योंकि इंडिया को गैस भी पाकिस्तान से सस्ती मिलती है। सही। तो लेके कतर से दे रहे हैं, इंडिया ने भी कतर से लेके देनी। नहीं नहीं, इंडिया के पास तो अपनी गैस भी है, वो कतर से भी लेते हैं, वो ईरान से भी लेते हैं, पर उनके चाहे कतर से ले, ईरान से ले, या अपनी खुद की निकालें, इंडिया की वैसे ही सस्ती है। वो कतर जो रेट इंडिया को देता है ना, वो कम है बनिस्बत जो हमें पाकिस्तान के। रेट दिए जाते हैं कतर को। अच्छा कतर की बात हो रही है तो कतर ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है, इसके बारे में भी बताइएगा जरा हमें। कतर ने $500 मिलियन इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया है। कैपिटल मार्केट्स में उसके जरिए उसने इन्वेस्ट किया अदानी ग्रीन में। अदानी की एक कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रीन, उसके अंदर $500 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने। तो बस अच्छी बात है। मैं तो उन लोगों को देख के बोलना चाहता हूँ, बेटा क्या हो गया अदानी को, जो चल रहे थे अदानी तो गया। मैं आज पूछना चाहता हूँ वो कहाँ लोग हैं भाई। हम्म, वो सर ये वो लोग हैं जिन्होंने ना हिंडनबर्ग की 350 पेजेस की वो रिपोर्ट पढ़ी, उसके 11 दिन बाद अदानी ने उस रिपोर्ट का जवाब दिया करीब 350 पेजेस का, ना वो पढ़ा। हम वो लोग हैं जिन्होंने दोनों रिपोर्टें पढ़ी हैं और हमें भरोसा है अदानी पर। स्टॉक सही। मार्केट चढ़ गया ना, जनवरी में कितना था? मैं आज लोगों से पूछता हूँ, 2900 समथिंग था, 1550 तक गया। आज अदानी का स्टॉक कितना है मुझे वो बताओ। अदानी का स्टॉक जब गिरा था तो इंडिया छठी पे चला गया था, 500 से छठे पे दुनिया में।
स्टॉक मार्केट की जो होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक जी, मार्केट, आज इंडिया फिर 5वें पे आ गया उसी अदानी की वजह से, क्योंकि उसकी अदानी की वो चढ़ गई। सर जो लोग कहते हैं ना कि अदानी अंबानी को फेवर करते हैं, मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल, हम इतना पुराना चले गए, अभी आपने सुना चाइना से ये लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट वगैरह बैन हुआ है, ठीक है, लैपटॉप्स के इंपोर्ट पे लगा दिया ना बैन इंडिया ने। जी, अब इधर बात सुने, आज का दिन है, आज अंबानी लॉन्च करता है जियो बुक अपनी, 16,500 का लैपटॉप, और मेड इन चाइना। उसके अगले दिन चाइना का बैन लग जाता है, गवर्नमेंट बैन लगा देती है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब जियो वैसे लिस्टेड नहीं है, अगर जियो लिस्टेड होती तो उसके धड़ाम से स्टॉक नीचे जाते। रिलायंस लिस्टेड था तो रिलायंस के स्टॉक्स करीब उस दिन है ना 80 से 90 रुपए नीचे गए थे। अदानी को तो, अंबानी को तो झटका लगा। अब इसके अंदर मेरी दो बातें सुनो, अगर अदानी अंबानी को गवर्नमेंट हद से ज्यादा फेवर देती है तो पहली चीज, या तो अंबानी को पहले से ही बता देते हैं ना कि भाई तुम जियो बुक लॉन्च ही ना करो मेड इन चाइना, तुम्हें नुकसान हो जाएगा, या तो तुम्हें वो जो स्पेशल लाइसेंस देना है, जो कहा ना कि बैन में कि हम स्पेशल लाइसेंस जी, देंगे फिर वही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अंबानी के पास तो वो लाइसेंस होना चाहिए था पहले से, या उसी दिन मिल जाता, क्यों नहीं मिला? 4 दिन बाद फिर खबर आती है कि अंबानी अब अपनी सारे जियो बुक्स मेड इन इंडिया बनाएगा और उसने एक इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वेरी गुड। तो तो ये जो लोग लोग बारीकी में नहीं जाते, हम लोग है ना बारीकी में जाते हैं, तो हमें पता है कौन सच्चा कौन झूठा। ये टूल किट और प्रोपोगेंडा सर इस तरह चलता है ना। अदानी का सर देखें राइज बहुत फटाफट हुआ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, कंपनियों की बात नहीं कर रहा मैं। जी, स्टॉक मार्केट पे झटके लगते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आती ना उनको कुछ अकल नहीं है। फिर क्या है कि चलो जिनको नहीं समझ में आती खैर है, कम से कम हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ते और 11-12 दिन बाद उसी रिपोर्ट की जवाब में अदानी ने भी रिपोर्ट निकाली, 350 पेजेस की। हम दोनों पढ़ के बैठे हैं भाई, किसने किसी ने डाउनलोड भी की, पढ़ना छोड़ो डाउनलोड भी की, कंक्लूजन पढ़ा किसी ने, एक पन्ने पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी किसी ने पढ़ा दोनों रिपोर्टों पे। ये वो पॉपकॉर्न बोल रहे हैं, हाइपर रायता विंग हो गया, सुरमा भोपाली, हम लोग अपनी व्हाट्सएप में लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोग ये बोलते हैं, आप पता जी। नहीं क्या बोलते हैं, हम हमारे जैसे जो हम व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, हम लोग ऐसे लोगों को ये बोलते हैं, इन नामों से बुलाते हैं। दीपक भाई, आप स्टॉक मार्केट को वॉच करते रहते हैं, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को सर मैंने आखिरी दफा वॉच 2015 में किया था, उसके बाद करना छोड़ दिया। अच्छा, उसकी क्या वजह? नीचे ही जाती जा रही, नीचे ही जाती जा रही, नीचे ही जाती जा रही, में आप कैसे काम करेंगे? आप डेली ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट नहीं कर सकते ना। उसके बाद फिर मैंने अमेरिका की स्टॉक मार्केट में काम किया, ट्रेडिंग की, फिर 2019 में वहां से भी खत्म कर दिया। अच्छा देव भाई, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि हमारे जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल बहुत गलत होता है। आप देखें कि पोस्ट गलत बनाई जाती हैं, यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई इमरान खान साहब की, जिसमें वो आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने, और वो ऐसे मोटी मोटी आंखें दिखा के वीडियो तो बताया गया जी इनको सोने नहीं दिया गया इस तरह। तो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा भी होता है पाकिस्तान के अंदर, और स्टेट की तरफ से भी कई दफा इस तरह की बातें भी आती हैं। तो इन सारी चीजों को मॉनिटर नहीं होता किया जाता पाकिस्तान में। कोई इस तरह का लॉ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर के जो इस तरह की गलत को प्रोपेगेंडा करता है, कोई गलत खबर चलाता है। अ, इंडिया के अंदर कोई इस तरह का लॉ है, कोई इस तरह की कानून बना गया है वहां पर कि जो गलत खबरें वहां पर अगर कोई बनाता है, गलत कोई पोस्ट लगाता है, उसको लेकर कुछ वहां पर कानून बना है? पर अभी अभी आया है डेटा प्रोटेक्शन बिल, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पे पास हो चुका है, अब लागू हो चुका, हो जाएगा। वो जो बिल है सर वो इन्हीं चीजों को लेके है। इस बिल के अंदर अब देखें बहुत सी चीजें हैं, पर जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। Entities dealing with user data are required to ensure the protection of personal data even it is stored with third party data processors. अगर फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक का अपना डेटा सेंटर इंडिया में अपना डेटा सेंटर नहीं है, लेकिन इंडिया में किसी और कंपनी का डेटा सेंटर है जिसके बाद फेसबुक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वहां पर सारा इंडियन डेटा स्टोर हो रहा है,
ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी फेसबुक की है, उस डेटा सेंटर वाले की नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें यह की कि जो भी इंडियन डेटा होगा, चाहे दुनिया की जो भी सोशल मीडिया साइट है, प्लस वीजा कार्ड, प्लस मास्टर कार्ड, प्लस गूगल पे, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल डेटा है ये भी, ये सारा डेटा इंडिया में, इंडिया के डेटा सेंटर्स पे वो सेव होगा, स्टोर होगा। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी डेटा सेंटर है, चाहे वो इंडिया के डेटा सेंटर चाहे एयरटेल ओन करे, चाहे अदानी के हो, चाहे नेक्स्ट डीसी के हो, चाहे टाटा के हो, चाहे वो कंपनियां खुद अपना बनाए, जैसे अमेजोन अपना अभी डेटा सेंटर बना रही है इंडिया में, खुद बना रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सर ये तो जो, डेटा स्टोर हो गया ना सारा, जो इंडिया से रिलेटेड डेटा होगा वो इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा। हाँ, वो बचत हो गई। तो दूसरी प्रोटेक्शन चीज, प्रोटेक्शन कैसे होगी, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी कि कोई फेक न्यूज़ इंडिया वायरल ना इंडिया हो या देखिए, वो उस पे आता हूँ। पहली चीज तो सर, डेटा का कितना बड़ा मिसयूज होता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा। चाइना क्या करता है, डेटा ही तो लेता है ना। इसीलिए तो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, डेटा, अगर आपकी आपकी जिंदगी का मुझे डेटा मिल जाए ना 5 साल का, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर के तहत ये बता सकता हूँ कि आप अगले दिन कितना खर्चा करने वाले हैं और किस चीज पे खर्चा करने वाले हैं और कौन सा ब्रांड खरीदेंगे। तो उसको घुमा के मैं अपने हिसाब से मार्केटिंग करके आपके मोबाइल पे ऐसी एड्स चलवाऊंगा जिसके तहत आपको मैं फोर्स करूंगा कि आप ये चीज ना खरीदो, आज आप ये चीज खरीदो जो कि मेरा ब्रांड होगा। हम्म, लोगों, अच्छा, कितने लोगों की इतनी सोच है, कितने लोगों की उतनी सोच है, इस हिसाब से प्रोपागेंडा किया जाता है। कितने लोग इधर रहते हैं, कितने लोग उधर रहते हैं, कितने लोग कौन सा सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड अगर फाइनेंशियल डेटा है, ये बंदा हफ्ते में कहाँ कहाँ जाता है, और ऐसा मेरे पास सालों का डेटा हो तो ये तो मैं जैसे आपकी जिंदगी में अपने उंगलियों पे चला सकता हूँ अगर डेटा मेरे पास हो तो वो अच्छा। डेटा ये आप, इस ये इसका इन्फ्लुएंस जो है होता है वो पॉलिटिकल तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि हर वो हर बंदे हर का तौर पे, माइंडसेट चेंज। हर तौर पे, पॉलिटिकल हो सकता है, इलेक्शंस में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, मिलिटरीली भी हो सकता है, हर तरीके से इस डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज है कि अब इंडिया के अंदर जो डेटा सेंटर है वो तो इंडियन कानून के हिसाब से काम करेंगे ना। इंडिया का कानून तो बोलता है इंडिया का डेटा मिसयूज नहीं होगा, उसकी खरीद और फरोख्त नहीं होगी। लेकिन इससे पहले क्या होता था, अमेरिका के डेटा सेंटर से सेव होता था डेटा। तो अमेरिका के डेटा सेंटर पे तो भले डेटा इंडिया का है पर डेटा सेंटर तो अमेरिका में है ना, तो कानून अमेरिका का लगेगा। इसके अलावा जो भी गलत पोस्ट की जाएगी, झूठी, गलत से मेरी मुराद झूठी पोस्ट की जाएगी। गलत पोस्ट वो हो गई जैसे वायलेंस हो गई, प्रोपागेंडा हो गई कि बहुत पुरानी वीडियो दिखा दी और बोला कि ये आज हुआ है, जैसे जी। पाकिस्तान ने यूएन में किया था। पाकिस्तान में आम ये नॉर्मल है। नहीं नहीं, यूएन में किया है पाकिस्तान ने। हमारी कोई एम्बेसडर थी यूएन में, नाम मैं भूल गया, वो लड़की की तस्वीर दिखाती, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इस लड़की का चेहरा देखे, पता चला वो लड़की फलस्तीन की है, पाकिस्तान, वो लड़की फलस्तीन की थी, उसको कश्मीर का दिखा के इंडिया के ऊपर बात की है। तो सर ये काम, ऐसे जो काम होते ये गलत में आ जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तीसरी चीज होती है जिसमें धमकी वगैरह देते हैं, कोड वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसी पोस्टों को अगर हटाया नहीं गया, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट, अगर गवर्नमेंट, मैं आप गवर्नमेंट हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको फटाफट हटानी है मिनटों में पूरे इंडिया से, और अगर आप नहीं हटाते तो आपको 250 करोड़ का फाइन है। अच्छा। 250 करोड़ बहुत बड़ा होता है। जाहिर है सर, वो कुछ लाख रखेंगे, 1-2 करोड़ भी रखेंगे तो कंपनियां तो बढ़ती रहेंगी। 250 करोड़ ऐसा होता है ना एक पोस्ट पे। इसलिए कहता हूँ ये हमारे जो ट्रैफिक के कानून है ना, 500 का चालान। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर सीट बेल्ट पहनना भूल गया था, मैं इतना इमरजेंसी में था, मुझे वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, बोला सीट बेल्ट नहीं है, मैंने सीट बेल्ट पहना, जेब से 500 निकाले, उसको दे दिया, मैंने चालान ही नहीं दिया। लेकिन यही चालान अगर 25,000 होता, क्या मैं ऐसा कर पाता? नहीं, कभी भी नहीं। और क्या मैं गलती से भी अगली बार कभी सीट बेल्ट बोल पहनना भूलता? कभी भी नहीं। हाँ, मैं तो कहता 1-1 लाख रखो, 25,000 भी क्यों रखना, लाख लाख रखो।
ताकि ये जो अमीर होते हैं ना, इनके भी गले में थोड़ी फिट हो। तो सर ऐसी बहुत सारी, अब उसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर पर्सनल डेटा को दूसरे कंट्रीज को नहीं बेच सकते, दूसरे कंट्री की किसी कंपनी को नहीं बेच सकते, इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। टेलीकॉम जो डिस्प्यूट्स, अगर डेटा के ऊपर कुछ भी डिस्प्यूट्स होंगे तो इंडियन कोर्ट में होंगे और इंडियन कानून के तहत होंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर या तो लंदन या न्यूयॉर्क या सिंगापुर नहीं जाएंगे। ज्यादातर क्या होता है, इंटरनेशनल जब कंपनी होती है ना, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ले जाती है ऐसे जो केसेस होते हैं। सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, वो फिर वैसे वाले उन्हीं को फेवर करते हैं, गोरे गोरों को करेंगे। इंडिया ने ये भी बिल में डाला है कि नहीं, ये अच्छा केसेस इंडिया की कोर्टों में लड़े जाएंगे अगर केस होता है तो। और कब ऐसे फिर बहुत सी चीजें। अच्छा, हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं बस। अच्छा, जो अमेरिका के अंदर भी हम मैंने सुना था कि अमेरिका के कुछ डाटा वहां से चुराया गया था, ट्रम्प ने भी फेसबुक शायद। चुराया चुराया नहीं गया था। फेसबुक हम्म, के पास जो डेटा जमा होता है लोगों का, वो डेटा हम्म, फेसबुक ने बेच दिया हम्म, एक यूके की कंपनी को, कैम्ब्रिज एनालिटिका को, जिसने हम्म, इलेक्शन में वो डेटा को यूज किया, लोगों को मैन्युपुलेट किया उस डेटा के जरिए कि ट्रंप ना जीते, बाइडेन जीते। अच्छा। तो पाकिस्तान इंडिया में ऐसे हो सकता है वैसे कि हमारा डाटा जो है कोई कंपनी पाकिस्तान में खरीद हो ले सकता और। है। अब इंडिया में जब से बिल आया, देखिए इंडिया में से पहले भी 50% होता था, क्योंकि बिल से पहले भी काफी कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर इंडिया में खोल दिए थे। ठीक है, लेकिन इस बिल के बाद अब मैंडेटरी हो गया कि अब तो 1% क्या 0.1% भी डेटा बाहर नहीं जाएगा, सब इंडिया में स्टोर होगा। तो अब इंडिया में तो 100% बंद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पाकिस्तान में हो सकता है, अभी भी होता होगा। पाकिस्तान में जो फेक न्यूज चलती हैं आपने देखा, वो बहुत सारी फेक न्यूज होती हैं और डेली इस तरह की वीडियोस भी आती हैं, हमारे दिखाते भी हैं यार ये देखो ये हो गया। मैं फिर कहता हूँ यार ये तो फेक है, ये सारा कुछ है। लोग लेकिन वो ट्रस्ट करते हैं, वो देखते हैं। मोस्टली लोग तो उनको सही मानते हैं ना, कि उनका माइंडसेट भी, जैसे कि आप देखें कि पीटीआई ने पूरे के पूरे एक टीम रखी हुई थी, पता नहीं कितने हजार जो उन्होंने लोग भर्ती किए थे, कि जिनका काम ही ये था कि वो जाली पोस्टें छह बनाते थे। हजार 6,000। हाँ जी। हाँ जी, वो 6,000 बंदा जो डेली काम करेगा, वो जाली पोस्टें बना बना के शेयर करेगा वो। उससे उन्होंने मैं क्या आपको गेन एक किया कि लोग। जी। अभी अभी का एग्जांपल देता हूँ। इमरान खान को अरेस्ट किया ना जिस दिन, उसके अगले जी। दिन, अब मैं कब अरेस्ट किया, जब भी किया उसके अगले दिन 24 घंटे बाद मैंने ट्विटर खोला। ट्विटर पे 9 तारीख की जो तस्वीरें थी और वीडियोस थे ना, जो जी। मशहूर, जो उस टाइम पे वायरल नहीं हुए, ज्यादा कॉमन नहीं थे, हम्म, आम रोडों के जो वीडियोस और फोटो थे, वो अभी लगाए। इस बार अरेस्ट होने में बोला कि अब लिख लिया जाता, लेकिन इस बार नहीं लिख ली। सही। अब ये है, थोड़ा आवाम को भी थोड़ा दिमाग से इस्तेमाल करना है। देखिए कंपनियां खुद नहीं हटाती, इंडिया में भी कंपनियां खुद नहीं हटाएंगी, गवर्नमेंट बताएगी। इसमें वैसे लिखा हुआ है, कंपनियों इस का, बिल में एक और, ये इसमें कंपनियों का। देखिए एक मिनट, इस बिल में एक और चीज है। इंडिया के जितने भी जिले हैं, उन जिलों में एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिस खोली जाएगी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट में वो होगा, डेटा ऑफिस प्रोटेक्शन बनेगा ऑफिस एक। खोली जाएगी। उसके अंदर हम्म, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे जो हर शहर के लिए अलॉटेड होंगे। वो मॉनिटर कर रहे ताकि होंगे वो। आगे, वो आगे कंप्लेन भेजेंगे कंपनियों को, और कंपनियों को हटानी है। कंपनियां खुद से नहीं करेंगी। अच्छा, वैसे कंपनियों को खुद मॉनिटर नहीं करना चाहिए, उन्हें देखना नहीं चाहिए कि ये इस तरह की गलत पोस्ट जो है वो ज्यादा शेयर हो रही है, कुछ ऐसे हो उनको रहा है। फर्क नहीं पड़ता सर, उल्टा ऐसे ऐसी पोस्टों से इनका काम और ज्यादा चलता है। सही। चलो। चलिए देवक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आपका माइंड थोड़ा सा इस वक्त मोदी जी की स्पीच की जानब है, स्पीच चल रही है मोदी जी की, तो आपका दिमाग उधर है। तो आप हाँ, फ्री होके वो स्पीच देखें। तो हम फिर कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच।